बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारत में लोक प्रशासन। हम अपने पिछले चर्चाओं में भारत में प्रशासन के विकास पे ध्यान दे रहे थे। हमने देखा कि भारत के अंदर प्रशासन का विकास कैसे कैसे अलग अलग समय पर हुआ है तथा पिछले ही लेसन में हम समझ रहे थे कि ब्रिटिश कालीन शासन किस प्रकार से भारत में सामने आया और उसकी क्या विशेषताएं थी। आज की चर्चा में हम भारत में ब्रिटिश कालीन प्रशासन की विशेषताओं को एक समग्र रूप से देखते हैं। हमने पिछली बार केंद्रीय शासन के बारे में चर्चा करी थी। आज हम इस बात का उत्तर देते हैं कि अगर कोई हमसे बात करे कि ब्रिटिश कालीन प्रशासन भारत में किस प्रकार का था, उसकी क्या विशेषताएं थीं, तो हम एक बार उनके बारे में निम्न बातें कर सकते हैं। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक ढांचे की रचना हुई। प्रशासन में प्रजातंत्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सूत्रपात हुआ। हमने देखा कि ब्रिटिश काल में जो प्रशासनिक ढांचा उपजा, जो जिस प्रकार से हमारे सामने आया, वो पहले किन्हीं प्रशासनों के अंदर सामने नहीं आया था। ऐसा ढांचा, एक प्रजातंत्रीकरण भी शुरू हुआ जो पहले है ना तो मुगल काल में दिखता है, ना कभी कौटिल्य के राज्य में कभी ऐसे प्रजातंत्र की भूमिका जो हमने 1919 में या 1935 के अधिनियम में या धीरे धीरे पुनः हमने देखा है कि भारत के अंदर उसका एक धीरे धीरे विकास हुआ। ब्रिटिश कालीन टाइम पे रिपन के एक्ट से, 1882 के रिपन के एक्ट से, और उसके पश्चात बहुत बार हमने ये भी देखा कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल के अंदर ही न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। न्यायालय बनाए गए, न्यायालयों के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट हुए, एक व्यवस्था बनाई गई। न्यायालय अलग हुआ करते थे। ऐसा नहीं होता था कि राजा ही कोई राजा है जो अपनी प्रजा को अपने समग्र जो भी उसके व्यवस्था होती थी पकड़ने की, लोगों को, अपराधियों को पकड़ने की, और राजा खुद ही न्याय दे रहा है अपनी मर्जी से। यहाँ मर्जी नहीं थी, न्याय की व्यवस्था स्थापित हुई। कोई पैनल कोड होता था, भले ही वो ब्रिटिश आधार हो उसका, लेकिन व्यवस्था तो बनी, न्यायालय तो बने, वकालत तो चालू हुई। भले ही उसमें फेवरेटिज्म हो, उसमें पक्षपात हो, भारतीयों के अगेंस्ट हो, लेकिन एक व्यवस्था को लागू करने का काल के रूप में हम देख सकते हैं कि न्याय की एक व्यवस्था स्थापित हुई। भूमि व्यवस्था की निश्चित योजना लागू की गई, यानी लैंड रिकॉर्ड्स बने, लैंड रिकॉर्ड्स को रखने के तरीके बनाए गए। तो भूमि की व्यवस्था, एक निश्चित योजना लागू की गई। दीवानी और फौजदारी कानूनों का निर्माण हुआ। दीवानी सिविल और क्रिमिनल, फौजदारी, अलग अलग कानून बने, उनका निर्माण हुआ। तथापि यह एक औपनिवेशिक शासन तंत्र था, कॉलोनियल रूल था। हमारा हित नहीं देखा जाता था, भारतीयों का हित नहीं देखा जाता था, वो सर्वोपरि नहीं था। सर्वोपरि तो ब्रिटिश हित ही था।
लेकिन ये सब बातें हम उसके अंदर देख पाते हैं, उस विकास में, उस प्रशासन के अंदर देख पाते हैं। चलिए कुछ विशेषताओं को और गौर करते हैं। जो लोक प्रशासन था उसकी प्रकृति नौकरशाही की थी। संपूर्ण प्रशासन नौकरशाही द्वारा संचालित था। हमने अपने पिछले लेसन में भी जैसे पढ़ा कि केंद्रीय सचिवालय का गठन हुआ, नौकरशाही थी उसमें। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक ढंग की नौकरशाही या एक अधिकारी तंत्र कायम किया, जिसमें नियुक्ति योग्यता के आधार पर खुली परीक्षा लेकर होती थी। ब्रिटेन से भी पहले, ये मैं आपको विशेषकर बताना चाहूंगा, इस पर आपका गौर कराना चाहूंगा कि ब्रिटेन से भी पहले भारत में यह तरीका लागू किया गया। मकौले ने यह सिस्टम लागू किया 1853 के अंदर भारत में, जिसमें उन्होंने योग्यता के आधार पर, एक खुली परीक्षा के आधार पर, अधिकारी तंत्र के अंदर जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन करने की सिस्टम शुरू किया, जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर तो 1854 में शुरू हुआ, लेकिन भारत के अंदर ये 1853 में शुरू हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन से भी पहले भारत में यह तरीका लागू किया गया और इसी के फलस्वरूप हमने आईसीएस की सृष्टि पाते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस, जो बाद में जाके आईएएस के अंदर परिवर्तित हुई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से जानी गई। जब भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद, जब हमने अपनी सिविल सेवा को रीऑर्गेनाइज किया, तो हमने उसका नाम आईएएस में परिवर्तित किया। तो ये जो एक नौकरशाही की प्रवृत्ति जो थी वो लोक प्रशासन की, वो हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में शुरू हुई। और ये अधिकारी तंत्र, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पे मनमर्जी से नियुक्तियां नहीं होती थी। इसकी नियुक्ति एग्जाम्स से, खुली परीक्षा से और योग्यता के आधार पर। ये एक बड़ी बात थी भारत के लिए। भारत में इससे पहले इन चीजों को नहीं देखा गया। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ब्रिटिश काल में भारत में शुरू हुआ। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि लोक प्रशासन की जो संगठनात्मक संरचना थी वो केंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर हुई थी। शक्तियों का केंद्रीकरण। सारी शक्ति भारत के मंत्री, गवर्नर जनरल, गवर्नरों में या कमिश्नरों में या कलेक्टरों के हाथ में थी। भाई, इंग्लैंड के अंदर एक भारत का मंत्री होता था, जो भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको संभालने के लिए इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के नीचे एक भारत का मंत्री होता था। तो या तो शक्तियां उनके हाथ में होती थी, या भारत में सबसे जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वो गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इंग्लैंड के अंदर तो भारत का एक मंत्री, या भारत के अंदर एक फिर गवर्नर जनरल, या फिर अलग अलग प्रांतों के अंदर जो गवर्नर हुआ करते थे, जो अलग अलग और भी प्रांतों से जो छोटी इकाइयां थी उनमें कमिश्नर हुआ करते थे, और फिर जिले बनाए गए जिनमें कलेक्टर हुआ करते थे। तो इनके हाथ में ये शक्तियां होती थी। तो संगठनात्मक जो संरचना थी वो केंद्रीकरण की तरफ के सिद्धांत पर आधारित थी। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता की जो स्थापना का प्रावधान किया गया था, और जो 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के लागू होने पर प्रांतों के गवर्नरों ने जिस ढंग से कार्य किया, उसके कारण गवर्नर जनरल,
भारत सचिव आदि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। केंद्रीकरण सशक्त रहा। सारी शक्तियां चंद बड़े जो डेजिग्नेशंस थे वो इंडिया के अंदर उनके हाथ में रहीं। गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स। भले ही प्रांतीय आपने स्वायत्ता स्थापना की गई 1935 के एक्ट के अंदर, लेकिन इन प्रैक्टिस हमने पाया कि उससे प्रशासन में कोई विशेष स्वायत्ता नहीं दी गई। प्रांतों के अंदर केंद्रीकरण ही बरकरार रहा। तो हम इसलिए ये बात पे जोर देते हैं कि जो लोक प्रशासन का संगठनात्मक संरचना थी, जो लोक प्रशासन का ढांचा था, वो केंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। अगली बात हम ये पाते हैं प्रशासन के अंदर, भारत में ब्रिटिश कालीन प्रशासन में, कि शासन का जो ढांचा था वो पूर्णतः सोपानबद्ध था, हायरार्किकल था। एक सीढ़ी नुमा पद सोपान था भारत में, और सत्ता की कड़ी उन उन सोपानों से होके ही चलती थी। सत्ता की कड़ी थी वो प्रांतीय सरकार से, कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार से होती हुई गांव के मुखिया तक पहुंचती थी। यानी सत्ता, अथॉरिटी, जो शक्ति थी प्रशासन की, वो गवर्नर से कमिश्नरों के पास, और कमिश्नर जो अपनी सत्ता नीचे आगे कलेक्टरों को देते थे, और कलेक्टर तहसीलदार। तो एक पद सोपान था, और बड़ा स्ट्रिक्ट पद सोपान था। किसी को छूट नहीं थी, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं हुआ करते थे। तो ये जो सोपान था, ये एक विशेष लक्षण था उस जमाने का। आजकल तो हम देखते हैं काफी विकेंद्रीकरण है भारत के अंदर। आज 70 साल बाद आजादी के हम पाते हैं कि प्रशासन बहुत विकेंद्रीकृत हो गया है। लोक प्रशासन के कई तरहों से विकेंद्रीकरण हुआ है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ है, व्यवस्थापिका भी अलग अलग जगहों पे स्थापित हुई हैं, उनका विकेंद्रीकरण हुआ है, और अफसरशाही के अंदर भी बहुत विकेंद्रीकरण हुआ है। प्रैक्टिस में भले ही अभी हम इस पे ये बात हम डिबेट कर सकते हैं कि वास्तव में कितना हुआ है या उसके कितना प्रभाव है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से आज यह स्थिति बहुत परिवर्तित हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शासन का ढांचा था ब्रिटिश काल के अंदर, वो पूर्णतः सोपानबद्ध था। इसी कड़ी के अंदर हम अगली बात यह कह सकते हैं कि भारत में लोक प्रशासन की क्रियाएं और गतिविधियां काफी सीमित थी। जो स्कोप था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हम रोल देखते हैं पब्लिक लोक प्रशासन का जनहित में या जनता के बीच में, अनेक प्रकार का काम करता है लोक प्रशासन। मैंने कभी किसी चर्चा के अंदर आपसे ये भी कहा होगा कि लोक प्रशासन किसी व्यक्ति के जन्म से पूर्व से काम करना शुरू करता है उस व्यक्ति के लिए, और उसकी मृत्यु के पश्चात तक लोक प्रशासन उसके लिए काम करता है। कई विद्वानों ने यह भी कहा है कि लोक प्रशासन 2000 प्रकार के कार्य करता है एक जीवन में हमारे लिए। लेकिन ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं था। औपनिवेशिक शासन जो तंत्र था, औपनिवेशिक शासन तंत्र के अंदर क्रियाएं और गतिविधियां प्रशासन की
बहुत सीमित थी। प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। औपनिवेशिक प्रशासन की सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास या ग्रामीण विकास या कहें तो राष्ट्र निर्माण के जैसे जो कार्य होते हैं उनमें कोई रुचि नहीं थी। प्रशासन काम कर रहा था तो केवल क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसके हित में जो कार्य करने जरूरी हैं भारत के अंदर, बस उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने प्रयासरत था। समाज की भलाई किस में होगी या यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास किस तरह से हो सकता है, या पूरा भारत करीब करीब ग्रामीण ही था। कितना शहरीकरण, तो बहुत बहुत ही लिमिटेड था उस समय भारत के अंदर। तो कोई गांवों का विकास हो सके, इन सब चीजों में उनके नहीं थी। अब हम देखते, मान लीजिए कोई आप में से कोई चर्चा कर सकता है कि साहब उस समय रेलवे लाइन डली, सड़कों के निर्माण हुए, तो ये सब उनका औपनिवेशिक जो उनकी गतिविधियां थीं उनको बढ़ाने के लिए जो उनको जरूरी जो लगता था वो कार्य करते थे। मान लीजिए उन्होंने ट्रेन चलाई, रेलवे की स्थापना हुई 1853 के अंदर। आपने सबने पढ़ा है कि भाई भारत में रेल चालू हुई। तो जो भारत में रेल चालू हुई उसका मुख्य लक्ष्य ये था कि भारत के अंदर जो दूर दराज के इलाकों के अंदर जो रॉ मटेरियल, गुड्स ट्रांसफर करने हैं, वहां से उठा के ले जाने हैं, यूरोप तक पहुंचाने, इंग्लैंड तक पहुंचाने, उनको इकट्ठा करके कैसे बंदरगाह तक लाया जाए। तो हिंटरलैंड से, अंदर के दूर भीतर के इलाकों से, समुद्री जो तट के ऊपर जो इन्होंने अपने पोर्ट्स बना रखे थे, बंदरगाह, हार्बर्स बना रखे थे, वहां पे उन शिप्स के अंदर लादना है सामान ला करके। वो सामान कैसे आएगा? बैलगाड़ों के आता था, बहुत टाइम लगता था। सड़कों पे ट्रक्स वगैरह की सुविधाएं बहुत कम थी, इन्होंने ट्रेन चलाई। तो ट्रेन इसलिए नहीं थी कि भारतीय जनता की सेवा करनी है, ट्रेन इसलिए थी कि भारत में औपनिवेशिक जो प्रशासन है, औपनिवेशिक जो शासन तंत्र है, उसको कैसे और बेटर चलाना है, उसकी व्यवस्था के लिए, या जो ब्रिटिश सेनाएं थी उनको इधर से उधर ले जाने के लिए, त्वरित गति से कहीं से दूसरी जगह पर जहां डिस्टरबेंस हो, जहां कहीं विरोध या विद्रोह जैसी स्थितियां बाद में भारत के अंदर शुरू से हम देखते हैं। 1857 में जो भारत में क्रांति, जो हम पहला स्वतंत्र संग्राम मानते हैं, उसके बाद तो ब्रिटिश ने बहुत जल्दी ये काम शुरू किया और भी ज्यादा तेज गति से। तो भारत में विकास की राह पे, भारत को विकास करना है, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था उनके शासन का विकास, उसको और मजबूत करना, उसको सुदृढ़ करना है। इसलिए उन्होंने सारी ये व्यवस्थाएं अपनाई थी। और बाकी जो लोक प्रशासन था उसकी क्रियाएं और गतिविधियां बिल्कुल सीमित थी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आर्मी को या पुलिस तंत्र या जो भी उस समय जो कानून तंत्र जो उनका हुआ करता था, उसके लोगों को इधर से उधर ले जाना। ब्रिटिश फौजें होती थी जो जहां भी कहीं कोई विरोधी हैं उनको कुचलने के लिए उनको भेजना आता था त्वरित गति से, जल्दी से। तो घोड़ों पे सवार होकर के या और दूसरे साधनों से तो वो टाइम लगेगा, ट्रेन ज्यादा जल्दी जा सकती थी। तो वो सारा प्रमुख जो उद्देश्य था वो था कि कानून व्यवस्था कैसे बनाई जा सके, औपनिवेशिक शासन कैसे अच्छा चल सके भारत में, बस यही सारा प्रयास था। आज की चर्चा में मैं इतना ही करूंगा। अगली चर्चा के अंदर हम इस बातों से आगे चलेंगे कि जो ब्रिटिश कालीन जो प्रशासन था, औपनिवेशिक जो प्रशासन था, उसकी क्या विशेषताएं रही। आज हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं, अगले लेसन के अंदर हम बाकी विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद हम आएंगे भारत में आजादी के बाद का प्रशासन कैसा था।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।